आज के न्यूज एनालिसिस में अभी हम देखेंगे इंडस्ट्री का में कौन सा इंडस्ट्री। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री। क्योंकि न्यूज में आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। क्या आया है न्यूज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट देता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है। करीब 4.5 करोड़ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और प्रत्येक साल करीब 45 लाख लोगों को रोजगार देने की ये क्षमता रखता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिगेस्ट एम्प्लॉयर है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में। और ये जो है हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसका 12% अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है। क्लियर है। टेक्सटाइल के दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंथेटिक, कौन नहीं खुल रहा है, और दूसरा होता है नेचुरल फाइबर। नहीं, नेचुरल फाइबर से क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज्यादा बनती है। जैसे सिल्क है, सिल्क मौत है, कपास इंडस्ट्री है, हिमालयन नेट्टा है जम्मू कश्मीर का, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है। हेम्प है, मतलब कोई शन का जो हम लोग कहते हैं पटसन, जूट। जूट का दो वैरायटी होता है। इवन बनाना फाइबर्स भी है। तो ये आपका हमेशा जो है नेचुरल फाइबर से क्वेश्चन आने का उम्मीद होता है, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ये आपका जो टेक्सटाइल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका। और दूसरा एक इंडस्ट्री और है जो न्यूज में, कल के न्यूज में काफी था, वो था फार्मास्यूटिकल। कौन सा था? फार्मास्यूटिकल, दवा। दवा के बारे में भी यही है कि इंडिया जो है एक हब है जेनरिक ड्रग का। किसका? जेनरिक ड्रग का। 20% पूरे वर्ल्ड का जो जेनरिक ड्रग है वो हम ही लोग देते हैं। ठीक है। वैक्सीन में हम बहुत पायनियर हो गए हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में 60% हमारा कंट्रीब्यूशन है वैक्सीन प्रोडक्शन में। तो वैक्सीन और जेनरिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वैक्सीन, खासकर कोरोना के वैक्सीन को दोबारा पढ़ लेने की जरूरत है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो वैक्सीन में हम काफी आगे बढ़े हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका बेस फाउंडेशन हमको मिल जाएगा कहां से? चैप्टर 15 नितिन सिंघानिया। ठीक है। कौन सा चैप्टर में है? 15 चैप्टर नितिन सिंघानिया। और इसको बाद में हम लोग और इसको रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के टाइम तक आते आते, क्योंकि इसको फिर हम इकोनॉमिक सर्वे से जोड़ेंगे, कुछ नए डाटा आ जाएंगे। अभी हम लोग क्या कर डिस्कस कर रहे हैं? नेचुरल फाइबर्स कौन है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर का केमिकल कंपोजिशन क्या है। क्या है सिंथेटिक फाइबर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है, तो कैसा हाइड्रोकार्बन है लिख लीजिए इसको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम यही सबसे पूछेंगे। नेचुरल फाइबर, डिफरेंट तरह के नेचुरल फाइबर पर काम हो रहे हैं। जैसे मैंने क्या क्या बोला, सिल्क। सिल्क मतलब 4 तरह के सिल्क, बॉम्बैक्स मोरी, एंथेरिया मेलिटा, एंथेरिया राइसिनी, मूंगा सिल्क, तसर सिल्क, आसामीज मूंगा सिल्क, ये सब है ना। तो कीड़ा कौन सा सिल्क देता है? फिर हम बात करेंगे नेटा फाइबर, बनाना फाइबर, हेम्प फाइबर, कॉटन फाइबर। नेचुरल है।
इन सबों से क्वेश्चन पूछेंगे। जब हम कॉटन की बात करेंगे तो बीटी कॉटन की बात करेंगे, बैसिलस thuringiensis कॉटन। कैसे बनता है बैसिलस thuringiensis कॉटन? बैक्टीरिया को हम डालते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में और उससे बनाते हैं। क्लियर है? फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे भारत की कौन सी कंपनी कौन सा वैक्सीन बनाती है कोरोना का। जेनरिक ड्रग हम कहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे। वो तथ्य है कि बिहार से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। क्या तथ्य है? जैसे कि गांधी इन चंपारण, कौन सा है? गांधी चंपारण में, गांधी बिहार में। ठीक है, चंपारण के समय गांधी आते हैं। कौन सा डे था, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, वो देखना होगा। कलकत्ता से चल के आते हैं, कब पहुंचते हैं, पटना कब पहुंचे, कलकत्ता कब पहुंचे, मोतिहारी कब पहुंचे, साथ में कौन कौन गए थे। एक इंसिडेंट जो एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है, बतख मियाँ। गांधी जब आए हैं तो नीले कोठी के जमींदार है, किसान है। तो नीले कोठी वाले जो अपना खेती करते हैं तो उनको डर है कि गांधी जब आएंगे तो लगता है कि हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, किसान जग जाएंगे, तो कठिया खत्म हो जाएगा। वो लोग कोशिश करते हैं गांधी को किसी तरह से हटाने का अपने रास्ते से, कांटा है हट जाए। एक WS इरविन है, वो भी नीला कोठी का जमींदार है। गांधी जी सबसे मिलते ही रहते थे। क्या? 3 कठिया सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम था कि आपको 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। 1 बीघा में 3 कट्ठा नील लगाना कंपलसरी कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि आप लगाइएगा। कैसे करता था? कुछ लोन दे दिया, कुछ पैसा दे दिया और लोन देने के बाद उसके ऊपर बाइंडिंग कर दिया, लगाना ही पड़ेगा। लोग को पैसा हमेशा घटा रहा है, किसी का बच्चा बीमार, किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, खाने का दिक्कत। लोग तो लोन के चक्कर में चले ही जाते थे जमींदारों के पास, और वो जो है सो जमींदार उनको बोलता था कि तुमको नील उगाना पड़ेगा। नील का क्या था कि बहुत पहले से नील का जो है बहुत ज्यादा डिमांड था वर्ल्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए एक मशीन आ गया था, नया मशीन, जिससे कि काटा जा सकता था सूत। ठीक है ना? 1857 के आसपास में आ गया था, उसी के आसपास 1860 के आसपास में एक मशीन आ गया था जिससे कि टेक्सटाइल काटा जा सकता था। क्लियर है? तो डिमांड बहुत बढ़ गया था टेक्सटाइल का, कपड़े का। यूरोप में बहुत डिमांड था। यूरोप लोग क्या कर, यूरोपियंस लोग सब जगह जहां जहां उनका वश चलता था, चाहे अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, वो लोग खेती कराने की बात करते थे। आसाम से लेके बिहार तक खेती कराने की बात करते थे। गांधी जी तो आए हैं 1917 में, हम तो बात कर रहे हैं आपको बहुत पहले का, 1860 का, करीब 77 साल पहले का। इन लोगों ने जो सिस्टम लगा दिया था, लोगों को लोन देके, टकवी कहते थे, लोन देके कि आप करोगे खेती, डर से खेती करता, नहीं तो ब्याज बढ़ जाता था। और नील का डिमांड बहुत था, क्योंकि कपड़ा जो है वो मटमैला होता था, उसमें जब नील डाल दिया जाता था तो कपड़ा नीला और अच्छा सफेद होता था, चमकता था। वैसे जर्मनी में एक पेड़ होता था ओड, WOD, क्या नाम है? ओड। ये भी पूछ सकता है, आपके NCERT में लिखा हुआ है लाइन, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। WOD, ओड का पेड़। ओड के पेड़ का नील बनता तो था, नीला रंग तो होता था, उसके लकड़ी को पीट पीट के उबाल के नीला रंग निकल जाता था, लेकिन वो नील में चमक नहीं था। NCERT में 2 फोटो दिया हुआ है,
एक फोटो दिखा है भारत का इंडिगो नील और ओड का नील, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो लोग कौन सा नील पसंद करेंगे? भारत का चटक वाला नील। तो यहाँ का नील बड़ा मेहनत का होता है। नील जिस जगह पर उग गया उस जगह पर फिर दोबारा फसल ज्यादा होता ही नहीं था, नीले रोपना पड़ता था। और अंग्रेजों के लिए नील बहुत बड़ा फायदे का सौदा था। यहाँ तक कि उन्होंने सोन नदी जो है आपका रोहतास जिला में, वहां भी इन लोगों ने बांध इसलिए बनाया कि नील उगाया जा सके। उनके पीछे कहानी ये था कि सबसे पहला जो सिविल प्रोजेक्ट भारत में है सोन में, ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है, वो इसलिए बनाया कि नील की खेती की जा सके। और नील के लिए इन्होंने बड़े अत्याचार किए। इस अत्याचार को दीनबंधु मित्रा नाम के एक साहित्यकार थे, वो साहित्यकार जो है इसको नील दर्पण में लिखा है। एक किताब का नाम क्या है? नील दर्पण। और 3 साल बाद वो बंगाली जो नाटक था, बंगाली नाटक को बंगाल में लोग घूम घूम कर जतरा करते थे। क्या करते थे? जतरा। जतरा मतलब ओपन स्टेज, उसमें नाटक करते थे। और बाद में क्या हुआ कि उसी को माइकल मधुसूदन दत्त हैं बंगाल के, उन्होंने उस पर लिख दिया इंग्लिश में। जब इंग्लिश में लिखा तो ये किताब हो गई बैन। ये आईएएस का पूछा हुआ प्रश्न है, नील दर्पण। समझ गए? कब की बात है? 1860 का। चलता रहा, परंपरा चलती रही नील को उगाने का। लेकिन थोड़ा कम इसलिए हो गया कि धीरे धीरे जर्मनी में सिंथेटिक नील उगाने लगे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया तो जर्मनी का नील मिलना लोगों ने बायकॉट कर दिया, नहीं लिया। तो फिर से नील का उत्पादन शुरू हो गया आपका चंपारण उपारण साइड में, करवाने लगे लोग नीले कोठी, ताकि ये नील अपना नेचुरल नील जाए। गांधी जी पहुंचते हैं वहां पर नील को खत्म करने के लिए। तो जो एक WS इरविन करके है, वो बुलाता है गांधी जी को खाना खाने के लिए। गांधी जी तो खाते हुए तो नहीं थे। दूध पीजिए, दूध पीजिए। तो दूध दिया जाने लगा, तो एक कुक था वो आके कान में बोल दिया कि दूध पीजिएगा मत, इसमें जहर लगा हुआ है। मुस्लिम था, बतक मियाँ था। अंग्रेजों की कोशिश ये थी कि मुसलमान जब गांधी को मारेगा तो हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे और हमारे लिए हिंदुओं का समर्थन हो जाएगा, मुसलमान को हम दबा देंगे और मिला जुला के हम अपने यहाँ पर रह जाएंगे, सत्ता में रह जाएंगे। यही था। ताकि एक वो तो पता ही है, आजकल भी ऐसे कुछ कहानियां चलती रहती हैं कि चुनाव का टाइम में एकाएक कोई मुसलमान को लाया जाता है, बोलता है कि सुअर का मीट जो है सो डाल दो, गाय का मीट कर दो, लंद फंद करके कहानियां तो सब चलती है। अंग्रेजों का भी ऐसा ही कुछ रहा होगा बतक मियाँ का। लेकिन बतक मियाँ ने बता दिया, बोला कि हमारे कारण कौम बर्बाद क्यों हो। इरविन को पता लग गया, ब्रिटिशर्स को पता लग गया, इरविन की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया, उसको कोड़े लगाए गए, मारे गए, भगा दिया गया। ठीक है ना, पूरा प्रॉपर्टी जब्त कर दिया। राजेंद्र बाबू साथ में थे गांधी जी के, उनको ये बात पता था। जब वो राष्ट्रपति बने, देश आजाद हुआ, तो जाके बतक मियाँ को पूरा प्रॉपर्टी लौटाए। और आज भी मोतिहारी में एक बतक मियाँ द्वार है, जो पूरब साइड में जो दरवाजा खुलता है स्टेशन का, वो बतक मियाँ द्वार के नाम से। बीपीएससी में 2 बार प्रश्न पूछ दिया। दूसरी घटना है आपका मुंगेर की लाठी। कौन घटना है? मुंगेर की लाठी। 15 जनवरी 1934 यहां पर भूकंप आया। अब भूकंप में गांधी जी आए, भूकंप के बाद राहत के लिए। और गांधी जी अपना बीरपुर सहरसा होते हुए भागलपुर गए थे, जा रहे थे, मुंगेर पहुंचे। मुंगेर में उन्होंने वैसे जिज्ञासा किया कि अरे भाई, हम जब साउथ अफ्रीका में थे तो अंग्रेज लोग जो लाठी लाता था उसका नाम था मुंगेर की लाठी। इस लाठी से मारते थे लोगों को, उसका नाम था मुंगेर की लाठी। पीतल की मुठ वाली लाठी सिपाही लोग रखते थे ब्रिटिश के टाइम में, अंग्रेज लोग का पसंदीदा लाठी था। तब लाठी चुनते हैं कि मुंगेर में कहाँ होता, तो बोला कि एक घोड़ाकट गांव है, घोड़ाघाट गांव है, उस गांव में शहर लाठी बनता है हमारा बापू। और लाठी का ऐसा है कि उसको चूना, खल्ली क्या कहती से बड़का इसको मजबूत किया जाता है, और उसके बाद उसके रेशा को पूरा टाइट करने के बाद, सुखाने के बाद उसके ऊपर में पीतल का मुठ लगाया जाता है। वो अंग्रेज लोग ले जाते हैं, जैसे कि फांसी का फंदा।
पूरे हिंदुस्तान में कहाँ से जाता है? बक्सर के जेल से। तो लाठी जो था, गांधी बोले कि लाठी से तो हमको भी बड़ी पिटाई लगी है, तुम लोग एक लाठी हमको दो, ऐसा अगर कुछ है तो लोगों ने, कोई अगरजीत पासवान करके, उसको लाठी बनाने में माहिर आदमी था और स्वतंत्रता सेनानी टाइप का था, काफी जोशीला आदमी था, बोला कि, उसको बोला कि आप पासवान दलित हो, आप चल के गांधी जी को वो लाठी दो। तो लाठी दिया गया। तो घोड़ा घाट में अभी भी लाठी महोत्सव मनाया जाता है, जब गांधी जी को लाठी दिया गया था। तीसरी घटना एक और है आपका, इंपॉर्टेंट है। तीसरी घटना आपका है, वो है आपका तारापुर मुंगेर। लॉर्ड इरविन पैक्ट जब फेल कर गया, गांधी इरविन पैक्ट था 1931 में, लिख लीजिएगा इरविन पैक्ट के पीछे के कारण क्या थे। शॉर्ट सत्याग्रह के बाद गांधी जी को जेल में डाला गया था। इरविन ने उनके सामने कुछ डाला कि भाई हम आपके साथ समझौता करते हैं, और भगत सिंह को उसी समय फांसी हो गई थी। इरविन के साथ गांधी जी का पैक्ट फेल कर गया। लोगों में आक्रोश तो था ही, और गांधी का जो इरविन पैक्ट फेल कर गया तो गांधी को, नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को फिर से जेल में डाल दिया गया। लोग जो है सो बौखलाए हुए थे। उन्होंने बोला कि यूनियन जैक को हटाएंगे सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग से मुंगेर में, और हम हटा देंगे उसको। यूनियन जैक हटाने के लिए गया तो वहाँ का डीएम और एसपी ने फायरिंग किया। 34 आदमी शायद मर गए, 23 आदमी का तो पता ही नहीं लगा। 11-12 आदमी के बारे में ब्रिटिशर्स ने बताया कि मरे, इनकी शिनाख्त हो पाई। तो जलियांवाला बाग के बाद सबसे बड़ा नरसंहार है ना। तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? समझ गए? तो ये हो गया आपका कल का समाचार का। आज के समाचार से हम लोग अगर बात करेंगे तो आज के समाचार में हम लोग स्टेट इन फोकस एक लेते हैं। स्टेट इन फोकस में हम लोग रखेंगे छत्तीसगढ़। क्या रखेंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को देख लीजिएगा, कहानी वही है किसी भी स्टेट इन फोकस में। लोकेशन मैप, चौहद्दी, अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, नदियां, गोदावरी है, महानदी है, सोन है। यही 3 नदियां, यही 3 मिलेंगी ना। तो कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी गोदावरी में मिलती है, कौन सी नदी सोन में मिल जाती है, और कौन सी नदी महानदी में मिल जाती है? जैसे रिहंड करके कोई नदी आएगा, जोंक नदी आएगा, तो आपको मैप बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ऐतिहासिक महत्व क्या है। गढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राम के साथ जुड़ा हुआ है। राम का ममहरा है, कौशल्या वहीं की थी। दक्षिण कौशल कहते थे उसको, उसे क्या कहते थे? दक्षिण कौशल, इसीलिए कौशल्या वहां की थी। कौशल तो एक और हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, इसको कहते हैं दक्षिण कौशल। तो राम का ममहरा था। तो वहां पर एक वल्लभाचार्य हैं जिनका जन्म 1471 के आसपास में हुआ है, 1531 तक रहे हो। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति के बड़े महत्वपूर्ण संत होते हैं। वल्लभाचार्य बनारस में रहते थे, वैसे थे तो तेलंग ब्राह्मण। घर था उनका छत्तीसगढ़ में कोई गांव में, और वहां से आए थे। कृष्ण की भक्ति करते थे, मतलब वैष्णव संप्रदाय के हो गए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो इसको हाईलाइटेड रहेगा तो याद रहेगा ना। न्यूज़पेपर आपको बहुत सारे चीजों को हाईलाइटेड कर देता है, लगभग क्वेश्चन तक पहुंचा ही देता है ना। किताब तो आपकी 8 है, लेकिन किताब को आपको हर तरीके से साधना पड़ता है। साधने का तरीका समाचार पत्र होता है। तो न्यूज एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं? आज स्टेट इन फोकस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को। तो वल्लभाचार्य, इनको कहते हैं हम लोग शुद्ध अद्वैत। क्या कहते हैं? शुद्ध अद्वैत।
पूछा हुआ क्वेश्चन यही है। शुद्ध अद्वैत कौन थे, समझ गए? अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सब नाम होता है भक्ति मार्ग में। तो शुद्ध अद्वैत आप क्या बता देते हैं। अद्वैत, अद्वैत का मतलब होता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। विशिष्ट अद्वैत का मतलब होता है कि भगवान है, वो हमारी तरह रूप में है, और किसी एक भगवान को मानो मोक्ष मिल जाएगा। मतलब कि जगत में भगवान हो सकते हैं, वो आपके दिल में हो, जैसे भी मानो, किसी रूप में मानो। जैसे रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं कि एक है, ठीक है। और शुद्ध अद्वैत वो करीब करीब वही है, विशिष्ट अद्वैत ही है, समझ गए? और बोलता है कि भगवान का एक शुद्ध रूप है। जो शुद्ध रूप कौन है? बोलता है कृष्ण के रूप में। ठीक है, समझ में? तो वल्लभाचार्य यही है। तो द्वैत, अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है ब्रह्म अलग, जगत अलग। अद्वैत माने ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। आपके किताब में जाइएगा, भक्ति मार्ग लिखा हुआ है, भक्ति वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 5 पेज है उसमें। 5 पेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्लियर है ना? क्योंकि आपको अपने को अधिकारी के हिसाब से समझना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ताक लगा के बैठे हुए हैं। 4 साल का कोर्स लगेगा अगर आपको सही ढंग से यूपीएससी निकालना है, तो उतना समय आपके पास होता नहीं है। क्या क्यों लगेगा? 6ठा क्लास से 10वां क्लास का, 12वां क्लास तक का एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान है क्या? नहीं आसान है। 2 साल तो वही पढ़ने में लग जाएगा। और गार्जियन बोलेंगे बेटा नौकरी काहे नहीं हो रहा है। लड़कियों के बाबूजी बोलेंगे शादी कर दो, तुम्हारी उम्र में देखो बच्चे खेल रहे हैं। तो आप अपने को अगर टैक्स नहीं कीजिएगा, जो कि आपके पास है उतना समय, तब तो आपको खाली हिस्ट्री पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। और क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो कि हिस्ट्री की किताब में है, क्वेश्चन जोड़ के आएगा जो कि समाचार में है। क्लियर है? तो क्या करना होगा बेटा आपको? 5 पेज पढ़ सकते हो। इतना हम टाइम देते, इतना हम देते ही नहीं होमवर्क कि आप नहीं कर सकते हो। और आपको साल भर के काम को डिवाइड कर दिया गया है दिन में। कहाँ किया गया है? दिन में। कहाँ पढ़ना होगा? एक ही किताब है आपके पास, 9वां क्लास की किताब से कम वजन है उसका, और उसका स्टैंडर्ड भी उससे ज्यादा हाई नहीं है। तो क्या कीजिएगा? भक्ति मार्ग में जाइएगा, भक्ति काल 5 पेज है। शंकराचार्य से शुरू कीजिएगा, वल्लभाचार्य पर, माधवाचार्य पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? आप याद कर लीजिएगा। तो वल्लभाचार्य हम कहाँ बताए हैं? आपका इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये आपका न्यूज एनालिसिस का रहेगा। और एक और टॉपिक है तो खुला ही नहीं अभी तक, तो कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लगता है कि हम पूरा कवर कर दिए हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो फिर से हम डाल देंगे आपको ऐप में, और आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर फाइनली बोल रहे हैं जो आपका टेस्ट है, क्वेश्चन पढ़ने से ही आप 4 क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ना आप सीखते हैं, उसी से आप 4 क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन पे कितने लोग रहते हैं? नीचे के एक क्वेश्चन जहां से कि कट ऑफ खत्म होता है, वहां से कितने लोग रहते हैं? 10,000 रहते हैं। 100 मार्क्स पे कट ऑफ है, तो 97.4 पे 10,000 बच्चे होते हैं। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन पे। और उसके ऊपर 100 के ऊपर 126 तक में 10,000 होते हैं। बात समझे? बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं हमारा 4 क्वेश्चन गलत होगा, सिली मिस्टेक की है। आप समझ रहे हैं कि कैसे दिक्कत होती है? नहीं, क्वेश्चन पढ़ना पहला काम है, पढ़िए ढंग से।
क्वेश्चन आपको मिलेगा बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड का, 26 मई के पर्सपेक्टिव का, ताकि आप उसके बाद बीपीएससी करना है तो क्या वो किताब रह जाएगी, ये किताब रह जाएगी बिहार स्पेशल, बस हो गया काम खत्म। क्या और क्या रह जाएगा, 10 मैथ। एक किताब पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 15 दिन, क्योंकि वो किताब भी हम बीच बीच से पढ़ाई देते हैं। बिहार का जो किताब है वो भी बीच से पढ़ा दिया, जब बतख मियाँ बता दिए, चंपारण बता दिए, क्या बीच से है कि नहीं है, पढ़ा देते। तो वो किताब भी आपको लगेगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो 26 मई के बाद सितंबर में आपका पीटी है, बड़ी अच्छे से निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिएगा, और ज़्यादा घबराना नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बच्चे नहीं हैं जो आपके क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंट करके कर पाए, समझ गए। और यहाँ से दिल्ली तक जितने आपके दोस्त हैं उनको एक क्वेश्चन दीजिएगा, बोलिएगा जरा मुझे कॉन्फिडेंट करके 40 टिक सही करवा दो, और आप कॉन्फिडेंट होकर 40 के ऊपर सही करेंगे अगर आप पढ़े हैं तो, समझ गए ना। तो मतलब यू आर बेटर प्लेस्ड, क्लियर है ना। अपने को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, लेकिन अभी भी एग्जाम से दूर हैं आप, बात समझ गए, क्लियर है कि नहीं है। एग्जाम के लक्ष्य से दूर हैं, वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि आप बहुतों से बहुत ऊपर है, समझ गए, 80% से आप ऊपर है, क्लियर है ना, ठीक है।